बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सरदार इमरान आज़म। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगने वाले उस बड़े सियासी धचके की जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। तवक्को तो यही थी कि कम से कम ईद के बाद एक ग्रैंड अलायंस बनेगा और तमाम तर जो अपोजिशन जमातें हैं जो एक्चुअल में अपोजिशन कर रही हैं वो बाजमात होकर एक एहतजाज शुरू करेंगी, जिससे एक प्रेशर बिल्डअप होगा और जो मौजूदा हालात हैं या मौजूदा जो सियासी मंजरनामा है वो तब्दील हो जाएगा। लेकिन आज जो सरदार इमरान साहब खबर लेकर आए हैं उससे तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि जो कुछ जैसा चल रहा है आइंदा आने वाले कुछ माह या इवन साल भी हो सकते हैं, यही सब कुछ चलेगा। अब सब अच्छे की रिपोर्ट आ रही है इस्टेब्लिशमेंट कैंप से। जहाँ तक ताल्लुक़ है मौलाना फजल रहमान साहब का, मौलाना फजल रहमान साहब ने जाते जाते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ दगा किया या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी नहीं बन पाई। असल स्टोरी क्या है सरदार इमरान साहब, ज़रा आप बताएं, क्योंकि हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि ईद के बाद से एक तहरीक शुरू होगी और जो प्रेशर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बिल्ड नहीं हो सका अपोजिशन जमातों की जानिब से, शायद उसमें कोई मोमेंटम बनेगा। और ज़ाहिरी बात है प्रेशर होता है तभी फिर मुज़ाकरात का दौर भी शुरू होता है। जब प्रेशर ही नहीं होगा तो फिर सब अच्छा ही रहेगा। देखें आदिल सरफराज साहब, इसमें हम पहले भी ये कहते रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ है वो इस वक्त बिल्कुल होम्योपैथिक हो चुकी है। ना सड़कें गर्म हैं, ना बाहर से कोई प्रेशर आ रहा है हुकूमत पाकिस्तान पे या इस्टेब्लिशमेंट पे। ऐसे में तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा ज़रूरी था कि वो जिस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ जा रही थी, ईद से पहले पूरा रमज़ान हम ये देखते रहे कि जी ईद के बाद जो है ग्रैंड अलायंस अपोजिशन का बनेगा और सड़कों पर आएंगे, एहतजाज होगा और फिर जो है ना हुकूमत पे या इस्टेब्लिशमेंट पे कोई प्रेशर बनेगा। उस हवाले से जो असल जो फरीक थे ना वो मौलाना फजल रहमान थे, जो कुंजी थी इस अपोजिशन अलायंस की वो उनके हाथ में थी। इसलिए कि एक तो उनके पास स्ट्रीट पावर भी है उनके पास और बड़ी तगड़ी किस्म की है, जो डंडे भी खा सकते हैं, लाठियां भी खा सकती हैं। करीब में पीडीएम को लीड कर चुके हैं, एक डेमो दे चुके हैं, वो दे चुके हैं। और उसके बाद आपको पता है वो जब आके यहाँ पे बैठ भी गए थे जो है ना शावर मोड में, और कई दिन तक बैठे रहे और बड़ी अच्छी खासी तादाद थी। तो वो और अगर पीटीआई की स्ट्रीट पावर ये मिल जाती तो बहुत बड़ा प्रेशर बन सकता था, हुकूमत के लिए थ्रेट हो सकती थी। हुकूमत की शुरू से यही कोशिश यही है कि कुछ भी हो जाए फजल रहमान को पीटीआई के नज़दीक नहीं जाना चाहिए। अगर ये उनके नज़दीक हो गए तो फिर हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगी। इसलिए बार बार वो फजल रहमान को इंगेज भी करते रहे। पीटीआई जो है मुलाकात करके निकलती थी तो पीछे जो है ना कभी राना सनाउल्लाह, कभी इसाक डार, कभी दूसरे मौलाना साहब के पास पहुँच जाते थे। मौलाना साहब बार बार जो है ये शिकवा करते रहे कि जनाब पीटीआई मुझे ऑन बोर्ड नहीं ले रही। वक्ती जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है 26वीं आईनी तरमीम हो या कुछ हो, मुशावरत के लिए आते हैं, फिर उसके बाद ये 2-2 महीने सलाम भी नहीं करते, गायब हो जाते हैं। इसमें यहाँ पर एक बात माजरत के साथ, आज आप यहाँ पर जेयूआई के वकील तो लगे हुए हैं, लेकिन मुझे ये बताएं ना कि जब 26वीं आईनी तरमीम हुई थी उस वक्त बड़ी एश्योरेंसेस दी गई थी मौलाना साहब की जाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप लोग भले वोट ना दें, मुझे वोट देने दें, लेकिन मैं जो आपकी तमाम तर बातें वो मनवा कर आऊँगा। ठीक है, वो मनवा कर क्या आए हैं सर? जो कुछ वो कहते हैं रोजे नमाजें पढ़वाने गए थे, नहीं, उसमें एक बात बताऊं, उसमें मौलाना के साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, वो जिससे मौलाना आज भी ये क्रेडिट ले रहे हैं कि 54 में से मैंने 26 चीज़ों को निकलवा दिया या 28 को निकलवा दिया। ठीक है, वो बेशुमार चीज़ें निकली, लेकिन जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद असल हाथ कहाँ पे हुआ? जो आम सादा कानून साजी हुई 26वीं आईनी तरमीम में, आप वो देखें ना, उसकी रोशनी में उसको सहारा बना के उसकी आड़ लेके जो हुकूमत ने बाद में कानून साजी की ना, जिसके लिए 2 अक्सियत की ज़रूरत नहीं थी। आईनी तरमीम के लिए 2 अक्सियत की ज़रूरत होती है। जो उसके बाद हुकूमत ने खेल खेला वो बड़ा स्मार्टली खेला, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी और नून लीग भी शामिल थी। मौलाना को असल दचका मौलाना भी अपनी जगह मानते हैं कि उसके बाद मेरे साथ हाथ हुआ। अब जो खबर है आज की, उस वक्त हाथ हुआ तो फिर आज वो दोबारा क्यों डसने के लिए उसी नहीं, आज नहीं जा रहे, उधर नहीं जा रहे। मौलाना ने ये तो नहीं कहा कि मैं उधर जा रहा हूँ। मौलाना ने सिर्फ अब तक जो कल लाहौर में जो उनकी मजलिस उमूमी है, मजलिस आमला नहीं थी, इसमें जो है उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल के अहदेदार भी शरीक थे। एक बड़ा ग्रैंड इजलास हुआ, उसमें बड़ी जो डिबेट हुई कि हमें आया पीटीआई के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उसमें अब तक जो ज़राए से जो खबर बाहर आई है उसमें ये फ़ैसला किया है जेयूआई ने कि जी हमें फ़िल वक्त जो है हम तहरीक इंसाफ के साथ किसी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बन रहे। उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम केस टू केस चलेंगे, जहाँ पीटीआई को ईवान के अंदर हम समझेंगे कि हमारी
ज़रूरत है या हम समझेंगे कि पीटीआई का साथ देना मुल्की मफाद में है, वहाँ हम साथ देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। उसके बाद दूसरी जो बात उन्होंने की, जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ वही उन्होंने रिपीट की। उन्होंने कहा है कि पीटीआई जो है हमें सिर्फ इंगेज करके इस अलायंस में ला के हुकूमत के साथ, जो अपोजिशन के इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनके मुज़ाकरात थे, उसमें जो बारगेनिंग पोजीशन अपनी बेहतर करना चाह रही थी। पीटीआई इधर हमारे पास आती है कि आएँ जी अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाएं, हम सड़कों पे होंगे, हम इस इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करेंगे। और जबकि पस पर्दा इस सारे अरसे में पीटीआई मुज़ाकरात करती रही है इस्टेब्लिशमेंट से। नहीं देखिए, इसमें मैं सॉरी आपकी बात नहीं देखें, हाँ, यहाँ पर माजी में भी हमारे पास मिसाल मौजूद है। जब पीडीएम का दौर चल रहा था उस वक्त भी मौलाना फजल रहमान साहब को सरबराही दी गई पीडीएम की, लेकिन नून लीग हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो, शहबाज शरीफ हो, इनके बैकडोर राब्ते रहे और उन्हीं के साथ कमिटमेंट की बुनियाद पर बाद अज़ां डिच किया गया मौलाना फजल रहमान साहब। बिल्कुल सही है सर। देखिए, हाँ, सियासी जो लोग होते हैं उन्होंने अपने तमाम तर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है। अब मौलाना साहब ये तो नहीं कह सकते, मजबूर तो नहीं कर सकते भाई अगर आप हमारे साथ आ रहे हैं आप मुज़ाकरात ना करें। भाई मुज़ाकरात नहीं, ये अगर मुज़ाकरात कर रहे हैं ना, फिर मौलाना के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यही मौलाना इसीलिए डसे हुए हैं कि पहले भी मौलाना को इस्तेमाल किया गया, सरबराही दी गई और उन्हें कहा गया हम आपको सदारत भी देंगे, मुल्क की सब कुछ करेंगे। आखिर में मौलाना का कुछ नहीं मिला। और नहीं, बात सुने ना, फिर वो पीटीआई जो नून लीग ने भी अपना काम कर लिया, पीपल्स पार्टी ने भी कर लिया। अब भी अगर ये मौलाना को यूज़ करके प्रेशर बना के ग्रैंड अलायंस बना के पीटीआई तो अपना काम करके निकल जाएगी। वो मौलाना तो हवा में होंगे ना। मौलाना ये कह रहे हैं मुझे क्या फ़ायदा होगा। अब आपको पता है कि इस सारे ग्रैंड अलायंस में ये जो चीज़ें डिस्कस हो रही थी वो डीआई खान का हल्का था। मुल्की मफाद की हो रही नहीं, मुल्की तो नहीं, मुझे फ़ायदा ये मुझे ठीक है, नहीं ये तो होगा ना। देखिए बात सुने, जब चीज़ें कहाँ पे जो रखना था वो कहाँ पे था। इस वक्त एक बुनियादी तौर पे ना आपको एक सेंट्रल पॉइंट रखना है ना कि भाई अगर आप समझते हैं, तमाम फ्रीकैन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये जो रेड लाइन है क्रॉस कर दी गई है, ये हमारे मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में नहीं है। हमें इस चीज़ को रिवर्स करना है और हम बाय हुक और बाय क्रुक हम एहतजाज करके सड़कों पर निकलकर जैसे भी मजबूर करेंगे मुक्तदरा को कि भाई आप संभलें। देखिए ये देखें दो चीज़ें हैं, नहीं, दो चीज़ें हैं ना। देखिए चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पहली बात है कि आपने ये सारी चीज़ें टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात के साथ जो है आपने रिवर्स करवानी है, या आप समझते हैं कि भाई ये ज़्यादती है, जुल्म है मुल्क के साथ, सियासत के साथ, जमहूरियत के साथ। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सवाई इसके कि हम कश्तियाँ जला के सड़कों पर निकलेंगे, जितनी भी अपोजिशन है, ठीक है। लेकिन इस अपोजिशन को लीड कौन कर रहा है? इस वक्त पीटीआई कर रही है ना। तो फिर ये कॉल पीटीआई की होनी चाहिए। पीटीआई की तरफ से क्लियर कट स्टांस ये देना चाहिए कि भाई इस्टेब्लिशमेंट से किसी सतह पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, हम तमाम अपोजिशन को लेकर सड़कों पे जाएंगे और अब सड़कों पे मजबूर करेंगे अपोजिशन हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को कि ये चीज़ें 26वीं तरमीम समेत सब चीज़ें जो है रिवर्स हों। अब पीटीआई आपको पता है आज़म सवाती बारहा, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा कह चुके हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम मुज़ाकरात करेंगे, ठीक है। वो पीटीआई बैरिस्टर गौर भी कह चुके हैं कि जनाब बिल्कुल हम हर वक्त आ रहे हैं मीनिंगफुल डायलॉग के लिए। तो मौलाना ये कह रहे हैं कि जनाब जब हमें इस्तेमाल करके, हमें प्रेशर बना के, हमें यूज़ करके तो ये मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, तो फिर हम इनके साथ क्यों जाएं, जाके मुज़ाकरात करें, हम अपनी सियासत अपनी तौर पे खेलेंगे। मौलाना ने पहले भी इनको कहा कि जनाब अली अमीन गंडापुर का जो हल्का है, आपको पता है सियासत सारी वहीं पर बसी हुई है, ठीक है। अली अमीन गंडापुर कोई मौलाना को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना चाहते हैं कि मेरा जो उनका बेस है वही हल्का है, वही इलाका है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें स्पेस दी जाए और जो है अली अमीन गंडापुर को मनाया जाए। लेकिन पीटीआई आज तक उनको मनाने में भी कामयाब नहीं हुई। तो मौलाना को कौन से नफलों का सवाब है कि वो इसमें आगे जाएंगे। अब मौलाना ने अपना रास्ता इख्तियार कर लिया है। उन्होंने ये कहा है कि जनाब में जो है ना इसी हफ्ते जो है मेरे ख्याल में उन्होंने कहा है कि जनाब लाहौर में जो इसराइल मुर्दाबाद रैली मीनार पाकिस्तान के मकाम पर होगी 27 अप्रैल को। फिर उन्होंने पेशावर की कॉल दी है नेक्स्ट वीक में, उसके बाद कोयटा में वो रैलियाँ करेंगे। इस सब के साथ साथ आपने देखा कि कल जो है इस्लामाबाद में जो जमात इस्लामी का जो फ़लस्तीन मार्च था, बड़ा ही कामयाब मार्च हुआ और हज़ारों की तादाद में लोगों ने वहाँ पे शिरकत की। हुकूमत ने रोड़े भी अटकाए, कंटेनर्स भी लगाए, एक्सप्रेस वे को बंद भी किया, लेकिन हज़ारों लोग वहाँ पे पहुँचे और उसकी बड़ी कवरेज हुई। दुनिया के अंदर एक मैसेज भी गया। हमास ने भी आज उसकी जो है ना शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का।
अब पीटीआई जो है, जो जमात इस्लामी है, वो हाफिज़ नईमुर रहमान के बाद एक दफ़ा फिर जो अपनी स्ट्रीट पावर है उसको मुसलसल जो वो रिवाइव कर रही है, उसे वापस गैदर कर रही है। और ये मौलाना को भी कल के बाद ये समझ आ गया। उसी वजह से आज जो है मौलाना, जब ये हम आपसे बात कर रहे हैं तो शायद इस वक्त वो जो मंसूरा में पहुँच चुके हैं, आज उनकी मुलाकात तय है। अब वो होती है या नहीं होती, लेकिन ये खबरें आई हैं कि आज वो जमात इस्लामी के जो अमीर हैं उनके पास जाएंगे और जो है मुस्तकबिल के हवाले से, सियासत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अब इसमें कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि हो सकता है कि मौलाना और जमात इस्लामी किसी अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच जाए इस हवाले से। और क्योंकि पीटीआई से तो जो मौलाना भी खाइफ हैं, जमात इस्लामी भी खाइफ है, क्योंकि जमात इस्लामी का वोट बैंक भी पहले नवाज शरीफ ने तोड़ा, फिर जो है पीटीआई ने तोड़ा। मौलाना का वोट बैंक भी सारा पीटीआई तोड़ के ले गए। अब ये लग रहा है ऐसा कि शायद किसी ना किसी स्टेज पे कहीं ना कहीं आपको आगे चल के इलेक्शन के करीब शायद एमएमए वापस रिवाइव हो जाए, मजहबी जमातें सारी वो इकट्ठी हो जाए। तो ये अभी कहना तो कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन सरे दस्त जो पीटीआई के लिए ये मुश्किल है कि अगर मौलाना भी साइड पे हो गए, शायद खाकान अब्बासी जैसे लोग पहले ही कह चुके हैं कि हम किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे, और पीटीआई जब तक सड़क गर्म नहीं करेगी, मजबूर नहीं करेगी इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को कि उनके साथ मुज़ाकरात करें, तो पीटीआई वाले घर में बैठे रहें, इमरान खान जेल के अंदर रहें, मुलाकात उनसे किसी को ना करने दी जाए, तो मुझे बताएं हुकूमत को या इस्टेब्लिशमेंट को क्या तकलीफ़ है कि इमरान खान साहब को कहेंगे इमरान खान साहब प्लीज़ आप जेल से बाहर आ जाएं। सब में जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मालूम भी होती है। मुझे ये बताएं कि वजह क्या है। चलें ये तो हमें फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट चलें समझ में आ गया कि ठीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बैकडोर राब्ते रख रही है, शायद वो बुनियाद है पाकिस्तान जो JUI है या दीगर उनके सियासी कुलीग्स हैं कि वो उनके साथ नहीं चल पा रहे। असल बात आप मुझे ये बताएं, क्या ये तो नहीं है कि जो बाहर मौजूद क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है जो तहरीक चलाना है उसमें या उसे कामयाब बनाना है? क्योंकि हम देख रहे हैं इमरान खान साहब को भी एक जो आप कह सकते हैं इमरान खान साहब को एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा है, वो एक सेगमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर भी हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद नरम गोशा रखते हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है सलमान अकरम राजा का, हामिद रज़ा साहब का या अलीमा खानम साहिबा का, बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो अब एक मुख्तलिफ कैंप में हैं जिनको इमरान खान तक रसाई भी हासिल नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं, क्या ये वो जो सियासी क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है जिसके हाथ में है बागडोर? क्योंकि हमने भी एक डेमो देखा है सर रिसेंटली जुडिशल कमीशन की मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट में जब हुई, जहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट से एक जज जस्टिस बाकर नजफी साहब को लाया गया। अब वहाँ पर भी हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने समवट कह सकते हैं प्लीज़ करने की कोशिश की है इस्टेब्लिशमेंट को, उनको नाराज़ ना करने का बेड़ा उठा लिया। तो बज़ाहिर तो नज़र यही आ रहा है कि वो खुद ही जो अपनी एहतजाजी तहरीक है उसको ना चलाने का इरादा रखते हैं। देखिए इसमें मौलाना को हमें इल्ज़ाम ज़्यादा नहीं बल्कि इन्हें खुद भी तो देना चाहिए। देखिए इसमें अदील सरफराज साहब, मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ, बार बार ये कहता रहा हूँ कि ये जो इस वक्त पीटीआई की क़यादत बाहर है, इसमें इतनी सलाहियत ही नहीं है कि ये इतनी बड़ी तहरीक बर्पा कर सकें कि जो इमरान खान को बाहर लाने का सबब बन सके। ठीक है, इसमें पहले तो इनएक्सपीरियंस लोग हैं जो जिनका सियासत में जो है इस तरह की एहतजाजी तहरीकों से कभी कोई वास्ता नहीं पड़ा। एक तो वकला की आदत है, ठीक है, वो भी वो वकला नहीं है जो इफ्तिखार चौधरी के दौर में तहरीकों को लीड करते थे, वो होते तो शायद फिर भी कुछ ना कुछ किसी हद तक हो जाता। लेकिन आज जो सलमान अकरम राजा हैं या दूसरे बैरिस्टर गौहर हैं, इनमें ना ये लोगों को निकालने की सलाहियत है, ना ये वो तहरीक लीड कर सकते हैं। जहाँ तक बात है जनाब उमर अयूब साहब की, तो उमर अयूब साहब ने जो है ना सारी ज़िंदगी नून लीग में भी रहे, काफ लीग में भी रहे, वो कोई पीटीआई के इमरान खान के जियाले नहीं है और ना वो उस तरह से लोगों को निकाल सकते हैं। अगर आज कोई निकाल सकता था, कोई सड़क गर्म कर सकता था, मैं आपको बताऊं लोगों को, अपोजिशन को कुछ साथ ला सकता था, वो शाह महमूद कुरैशी थे, यास्मीन राशिद थी, या फिर किसी हद तक असद कैसर भी ये काम कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा मुझे चौथा बंदा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर केपीके के हद तक वो लोगों को तो निकाल सकते हैं, पीटीआई के वर्कर को, वो इमरान खान जब भी कॉल देंगे वहाँ से लोग निकलेंगे। बाकी पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में यहाँ से ये लोग नहीं निकलेंगे। अब गलती तहरीक
इंसाफ से क्या हुई कि जो 26 नवंबर की, मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो कॉल दी गई थी 26 नवंबर की, इमरान खान की तरफ से कहा गया कि वो फाइनल कॉल है। अब उस कॉल का जो नतीजा आया वो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। अब फ़र्ज़ कर लें कि तहरीक इंसाफ एक और कॉल देती है, फाइनल कॉल देती है। अदील सरवर साहब का रियासत है, पहले जो कुछ हुआ उसका कहीं कोई आपको बैकलैश कुछ नज़र आ रहा है? सब कुछ सुकून में है ना? अगर वैसा ही काम फिर हो जाता है और ये तहरीक भी जो फाइनल, एक और फाइनल कॉल जी आप इसको कह दें, वो भी अगर नाकाम हो जाती है, लोगों को नहीं निकलने दिया जाता, उसके बाद तहरीक इंसाफ क्या करेगी? फिर तो इमरान खान अगले 4-5 साल जब तक ये रिजीम चल रही है पता नहीं कितना कंटिन्यू करेगी, वो तो फिर अंदर ही रहेंगे। ऐसे में जो PTI को जो चाहिए था कि ये डील की बातें, ये मुज़ाकरात, ये सब कुछ छोड़ के, मुज़ाकरात तो अल्टीमेटली जब आप सड़क गर्म करेंगे, प्रेशर लाएंगे तो होने ही होने थे। जो अगर 24 नवंबर को आप बैठ जाते संगजानी में तो ये मुज़ाकरात हैं कुछ और रुख इख्तियार करते। आप दौड़ते हुए यहाँ पे आए जी, कोई कह रहा है अलीमा खान लेके आई, कोई कहता है गंडापुर लेके आए, कोई कह रहा है बुशरा बीबी लेके आई, आपने मार खाई, आप लोग भागे और आज तक आपको पता ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भागने का ठीक है, हाँ, तो जो भी हुआ चले गए ना, अब यहाँ नहीं देखें, नहीं वो देखे ना बात, वो यानी डिस्पर्स हो गए ना, वो एक गलत मूव थी। आप 4 दिन वहाँ पे बैठते, उसके बाद 2 दिन बाद यहाँ पे आ जाते, आने का ऑप्शन तो हर वक्त देखे आगे आके पीछे जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता। पीछे आप बैठे हैं तो आप आगे आ सकते हैं। आप एक हफ्ता भी वहाँ पे बैठते, दिन ब दिन हर गुजरते घंटे के साथ इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पे प्रेशर आना था। आप दूसरे दिन ही भाग के यहाँ पे आ गए, आप एक हफ्ता वहाँ पे बैठते, ये हुकूमत घुटनों पे आ जाती। अब जो है ना, ऐसी कोई भी मूव अगर नाकाम होती है तो इमरान खान के लिए, PTI के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन ऐसे में ज़रूरत इस बात की है, PTI को घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। इन लोगों को कन्विक्शन के साथ, जो PTI के लोग हैं, इन्हें अपने लोगों को बाहर निकालना चाहिए, अपोजिशन को साथ मिलाना चाहिए और उसके बाद ये अपोजिशन जो ये हुकूमत है ये मुज़ाकरात ज़रूर करेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ लास्टली नाज़रीन, वीडियो कंक्लूड करने से पहले, कि हम देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुख्तलिफ महाज खोल रखे हैं। हम देख रहे हैं बिलखसूस 9 मई जो बुनियादी तौर पर एक जवाज़ है इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास, हमारी मौजूदा रजीम के पास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई का, या इसको पूरा जो सेटअप इस वक्त खड़ा हुआ है, ये सब 9 मई की उस दीवार के ऊपर खड़ा हुआ है, बुनियाद के ऊपर खड़ा हुआ है। उसके अलावा हम देख रहे हैं, इन्होंने अदलिया आप देख लें, आप सियासी जमातें देख लें, ओवरऑल तमाम इंस्टीट्यूट्स आप देख लें, इस वक्त हर जगह सकूत आपको नजर आता है। यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम देख रहे थे, एक प्रेशर जो कॉन्स्टेंटली बिल्ड किया जा रहा था अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट, वो था सोशल मीडिया पर। पाकिस्तान बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100%। अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया विंग है, बिलखसूस वो लोग जो बैरून मुल्क बैठे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, उनमें भी तफरीक तो डाल दी गई है। हाल ही में कुछ खबरें चलवाई गई हैं कि मुलाकातें करवाई गई हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुलाकातें हुई हैं, जिनसे लाताल्लुकी का इजहार किया गया, फिर तनकीद की गई, और अब ये कहा जा रहा है कि जो PTI की ओवरसीज लीडरशिप है वो भी तफरीक का शिकार है। तो हम देख यही रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर आकर झूठे दिलासे भी देते हैं, बहुत सी ऐसी खबरें भी दे रहे हैं कि शायद कोई डील हो गई है, मामला तय पा गए हैं, मगर जो ग्राउंड रियलिटीज है इस वक्त, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आप कह सकते हैं कि अदलिया हो, जितने भी ग्राउंड्स हैं, वहां पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई रिलीफ मुझे तो मिलता नजर नहीं आ रहा। देखिए, आने वाले दिनों में हो सके। अदील सरवर साहब, पहली बात आपकी बिल्कुल ये सही है कि इस वक्त जो अगर इमरान खान की सियासत को अब तक जिंदा रखने में या PTI को जिंदा रखने में जो सबसे बड़ा किरदार था वो PTI के सोशल मीडिया का था। अब जो नई नई कानून साजी हुई, पीका ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद आपको पता है कि छोटी छोटी खबर शेयर करने पे भी गिरफ्तारियां हुई। जाहिर है लोगों के बाल बच्चे हैं, लोगों के पीछे वालिदैन हैं, फैमिलीज हैं, वो घर से भी उन्हें यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को प्रेशर होता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये तो अकाउंट से ये पीछे नहीं आ रहे। और फिर उसके बाद अब तो ये सुनने में आ रही है, ये खबर दुरुस्त है या नहीं इसकी अब ये तहकीक करनी बाकी है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि बेशुमार जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे जो PTI के बयानिए को लेकर चल रहे थे, उनके जो बैंक अकाउंट्स थे जिनमें उनकी शायद जो अर्निंग आती थी उनको भी ब्लॉक कर दिया गया। और ना सिर्फ उन्हें उनके अकाउंट्स ब्लॉक किए गए बल्कि उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके अकाउंट्स भी जो है ना ब्लॉक किए जा रहे हैं। तो अगर बात इस हद तक चलेगी तो सोशल मीडिया कितना एक रेजिस्ट करेगा, वो भी तो इंसान है ना जी, वो इसी मुल्क में रहना है, उसमें चोक कर दिया ना, वो इसी मुल्क में रहना है, उन्होंने क्या करना है, कोई अपनी जान तो नहीं गंवानी, शहीद तो नहीं होना ना, कोई उनको तमगा तो नहीं मिलेगा, कोई जो निशान अदर तो उन्हें नहीं मिलना ना। तो वो भी सोच रहे हैं, अगर वो इंसान है। लेकिन ऐसे में मैं अब बार बार जब ये कहता हूँ, PTI के लोग बाज़ नाराज भी होते हैं जो हमें जो खूबसूरत कमेंट से वो नवाजते हैं। मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान को मैं तो इस बात के बिल्कुल
बिल्कुल 100% हक में हूँ कि मुज़ाकरात करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इमरान खान का बाहर आना बड़ा ज़रूरी है। और इमरान खान, मैं कहता हूँ कोई डील ना करें, कोई अपना जो मौक़िफ़ है उसको सरेंडर ना करें, लेकिन एक चीज़ वो मान लें कि वो बाहर आएंगे, इस सिस्टम को जो है गलत है सही है चलने दें, वो जो है ना अपनी जो है ना हिकमत अमली बनाए, 3 साल है 4 साल है, पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें हर सतह पे, उसके बाद आइंदा इलेक्शन में जो जाएं, और अगर इलेक्शन शफाफ हुए तो इमरान खान को कोई इक़्तिदार में आने से नहीं रोक सकता। लेकिन अगर हठधर्मी इसी तरह रहे और इमरान खान इस बुनियाद पे अंदर डटे रहे कि ये बाहर वाली पीटीआई प्रेशर बिल्ड करेगी और ये मुझे जेल से छुड़ाएगी, तो ये होना नामुमकिन है। चले, बिल्कुल आपने सुना सरदार इमरान साहब के 2 सेंट्स भी आपको मालूम हुए कि ये क्या समझते हैं, और इन्होंने तो यहाँ पर बड़े बड़ों को पैगाम भी दिया है। देखते हैं वो हमारा वीडियो, ये व्लॉग सुनते हैं या नहीं, सरदार साहब की बात मानते हैं या नहीं। आज के इस व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।